हेलो दोस्तों, कहानियों के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार की बात है, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन के निकट एक बहुत ही बदनाम बस्ती है जिसका नाम है शिवपुर पाड़ा। बाबू शरद कुमार रेलवे के एक बड़े हाकिम थे। बहुत ही शिक्षित, विद्वान और परोपकारी पुरुष थे। वह इतने सज्जन और उदार थे कि चिराग लेकर ढूंढने पर भी उनके जैसा नेक व्यक्ति ना मिलता। उनके मात हत उनकी बड़ी कद्र करते थे। एक पुत्री विभा के जन्म के 2 साल बाद ही एक पुत्र अमृत को जन्म देने के बाद ही उनकी प्राण प्रिया पत्नी तुलसी की अचानक मृत्यु हो गई। उस समय विभा 7 साल की थी और अमृत 5 साल का। दुनिया से उनके नेत्र मूंद लेने से बाबू शरद कुमार खुद को अकेला महसूस करने लगे। उनका दिन तो जैसे तैसे कट जाता, लेकिन रात गुजरने का नाम ही नहीं लेती। दिन में जब वह अपने दफ्तर चले जाते तब घर पर उनके बच्चों की देखभाल करने वाला कोई न होता। ऐसे में उनके संस्कार विहीन होने का भय था। शिक्षित और कुलीन स्त्रियां अपने रोज़मर्रा के कामों के साथ साथ बच्चों को संस्कारवान भी बनाती हैं। यह देखकर उन्होंने एक हॉस्टल वाले स्कूल में दाखिला करा दिया। वहाँ वे आराम से पढ़ने लिखने लगे। समय चक्र चलता रहा। तुलसी को गुजरे हुए 1.5 से 2 वर्ष बीत गए। मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की भावनाएं और क्रियाएं उथल पुथल मचाती ही रहती हैं। शरद बाबू भी उनसे बच ना सके। अभी वह एकदम हट्टे कट्टे और जवान थे। उनकी नसों में रेंगने वाला खून गर्म था। कार्तिक का महीना था और सर्दियों का मौसम। असमय ही तुलसी के चले जाने से अब शरद बाबू का ख्याल रखने वाला कोई भी न था। उन्हें रह रहकर अपनी अर्धांगिनी तुलसी की याद आती रहती थी। दफ्तर से घर पहुंचने पर उन्हें याद करके वह कभी कभी बिस्तर और तकिए में मुंह छिपाकर सिसकने भी लगते थे। तभी एक दिन उनके जी में न जाने क्या आया कि शाम को ऑफिस से छूटने के बाद वह मन बहलाने के लिए सीधे शिवपुर के पाड़े में जा पहुंचे। शिवपुर पाड़े के उस बाजार में सौंदर्य रुपयों के मोल बिकता था। वहाँ सुंदरता की कीमत लगाई जाती थी। खरीदार रात के अंधेरे में चुपचाप आते और सुंदरता का मोल देखकर उसे खरीद लेते। यह एक ऐसी पैंट होती है जहाँ कोई स्वयं को अपनी मर्जी से बिकने को विवश होता है तो किसी को कोई दूसरा व्यक्ति लाकर बेच देता है। इसके बावजूद लोग घर के व्यंजन का स्वाद उस बाजार में जाकर तलाशते हैं। ऐसा करने में उनकी कमजोरी भी हो सकती है और मजबूरी भी, क्योंकि घर में पेट न भरने पर लोग बाजार में खाने चले जाते हैं। उस वक्त दिन ढल चुका था। चारों ओर घुप अंधेरा छाया हुआ था। शरद बाबू सबसे पहले एक बियर बार में जाकर थोड़ी सी बियर का आनंद लिए। इसके बाद खरामे खरामे एक कोठे पर पहुंच गए। उसकी मालकिन का नाम था शांताबाई। वह एक महिला होते हुए भी निहायत गुस्सैल और क्रूर थी। उसे किसी पर भी तरस ना आता था। उसका हृदय मानो पत्थर का था। दयालुता नाम की चीज़ उसे छू भी न गई थी। वहाँ जाकर बाबू शरद कुमार ने जो कुछ भी देखा उस पर उन्हें कतई विश्वास ही न हो रहा था। दरअसल बात यह थी कि जब वह एक कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा 19 से 20 वर्ष की एक कुमारी लड़की एक कोने में बैठकर सुबक सुबक कर रो रही है। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनकी हृदय की गति एकदम तेज़ हो गई। वह बड़ी बारीकी से हालात को समझने की कोशिश करने लगे। शरद बाबू को देखते ही वह यकायक खड़ी हो गई। उसे ऐसी हालत में देखते ही कुमार साहब बोले, देवी बुरा मत मानिए, यह बताइए आप इस तरह से रो क्यों रही हैं? आपके साथ ऐसा क्या हो गया? वह लड़की कुछ भी न बोली, मात्र रोए जा रही थी। तब बाबू शरद कुमार ने विनम्रता से कहा, आप पहले तसल्ली से यहाँ पलंग पर बैठिए, उसके बाद मुझे अपनी परेशानी बताइए। यह सुनते ही वह लड़की अपने नेत्रों में आंसू भरकर बोली, महोदय, इस वक्त जहाँ आप खड़े हैं वह एक ऐसा है जहाँ सरेआम स्त्रियों की आबरू बिकती है। यहाँ किसी की बेटी बिकती है तो किसी की पत्नी। हाँ, इतना अवश्य है कि यहाँ लाई गई स्त्री किसी न किसी प्रकार बहुत मजबूर होती है। अपनी खुशी से यहाँ पर कोई भी औरत नहीं आती है। फिर एक लंबी सांस लेकर वह बोली, बाबूजी, मैं इस समय इस बाज़ार की शोभा हूँ, आप एक ग्राहक हैं। मैं यहाँ एक विक्रेता हूँ और स्वयं को बेचने को खड़ी कर दी गई हूँ। आपने इस कोठे की मालकिन को पैसा दिया होगा, इसलिए आप यहाँ जो भी कुछ करने आए हैं उसे करके जाइए, मेरी फिक्र ना कीजिए। एक बात और, आप मेरी परेशानी जानकर क्या करेंगे? तत्पश्चात शरद बाबू उसे ढांढस बंधाते हुए बोले, देखिए, आप मेरी पुत्री समान हैं। उम्र के हिसाब से मैं आपके पिता समान हूँ। मुझसे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक बीमारी का पता नहीं चलता तब तक उसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप मुझे कुछ बताएंगे ही नहीं तब मैं आपकी कोई मदद कैसे कर सकता हूँ? अतएव जो भी माजरा है मुझे साफ साफ बताइए। हो सकता है सच्चाई जानने के बाद मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं, इससे आपको कुछ राहत मिल जाए। यह सुनते ही उसने शरद बाबू को अपनी सारी आपबीती रोते रोते सुना दी। वह बोली, बाबूजी, मेरा नाम शालू है। मैं कलकत्ता के सोनगाछी इलाके की रहने वाली हूँ। मैं बीए पास हूँ और अंग्रेज़ी विषय से एमए करने हेतु दाखिला ले रखा था।
सोनागाछी कोलकाता का नाम सुनते शरद बाबू चौंक पड़े। वह बड़े ताज्जुब में पड़कर बोले, भाई शालू, आपकी बात सुनकर मेरा तो सर चकराने लगा। आप यह क्या कह रही हैं? कहाँ कलकत्ता और कहाँ यह शिवपुर पाड़ा? भला यह कैसे हो सकता है? अच्छा चलिए हम मान लेते हैं कि आप कोलकाता की रहने वाली हैं, पर अब यह बताइए फिर आप वहाँ से यहाँ इस बदनाम बाज़ार में कैसे पहुँच गईं? आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत होना चाहिए था। यह सुनकर शालू अपने नेत्रों में अश्रुधारा लेकर बोली, बाबूजी, हमारे ग्रैंडपा गोविंद मुखर्जी सोनागाछी के एक जाने माने जमींदार थे। उनके पास काफ़ी ज़मीन जायदाद थी। वह बहुत ही शिक्षित, शरीफ, दयालु और नीतिज्ञ पुरुष थे। उनकी पत्नी यानी कि मेरी ग्रैंड माँ शुभ्रा देवी एक धार्मिक और विनम्र महिला थीं। हमारे ग्रैंडपा के हेमंत और बलदेव नाम के 2 पुत्र थे। मेरे पिताजी का नाम हेमंत है और मेरी माँ का नाम विभा है। हम 3 भाई बहन हैं। मैं अपने माँ बाप की एकलौती बेटी हूँ। मेरे दोनों भाई मुझसे काफ़ी छोटे हैं। वे अभी क्रमशः 6ठी और 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तब शरद बाबू ने कुछ उदास मन से कहा, शालू, आपने अभी तक अपने चाचा और चाची के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब ज़रा उनके विषय में भी कुछ बताएं। इतना सुनना था कि शालू बोली, मेरे चाचा जी का नाम बलदेव है और चाची जी का मालती है। मेरे चाचा बलदेव जी एकदम ही लालची किस्म के इंसान हैं। उनके अंदर अपने बड़े भाई और भौजाई के प्रति लेश मात्र भी इज्जत नहीं है। वह खुद को सबसे अधिक बुद्धिमान और मेरे माँ बाप को सबसे बड़ा बेवकूफ़ समझते हैं। वह अपने सामने दूसरों को बिल्कुल कम आंकते हैं। वह कुछ कर बोली, इतना ही नहीं, हमारे अम्मा और बाबूजी से पाने की उम्मीद तो करते हैं मगर 1 पाई खर्च करना नहीं जानते हैं। उन्होंने अपने हिस्से की काफ़ी खेती बाड़ी बेच दी है और अब चाहते हैं कि बाबूजी उनकी मदद करते रहें। वह हमेशा बाबूजी के सामने रुपए पैसों की मांग रखते रहते थे। उनकी प्रबल इच्छा थी कि बाबूजी सदैव उनको कुछ ना कुछ देते रहें। शुरुआत में बाबूजी अपनी सामर्थ्य के अनुसार देते रहे, मगर जब हमारा खुद का परिवार बढ़ गया और खर्चे में वृद्धि हो गई, तब बाबूजी ने आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दिया, क्योंकि उनके कम देने पर चाचा जी खुश न होते थे। उनका मुंह हमेशा लटका रहता था। उनकी सूट पटांग सोहबत के चलते पिताजी उनसे दूर दूर रहने लगे। उन्होंने उनसे दूरी बरतनी आरंभ कर दी थी। इससे चाचा जी उन्हें अपना शत्रु मानने लगे। वह हम सबको मज़ा चखाने की धमकी भी देने लगे। वह आए दिन कहने लगे कि मैं अपने इस अपमान का बदला किसी न किसी दिन ज़रूर लूँगा। आप लोग भी याद करेंगे कि किसी से पाला पड़ा था। तदंतर शरद बाबू कुछ उदास मन से बोले, शालू, अब आखिरी एक और बात बताइए, आपकी चाची मालती देवी का आप लोगों के साथ व्यवहार कैसा रहता है? यह सुनना था कि शालू बोली, साहब, अब रही बात चाची मालती देवी की, तो वह भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों भाइयों में न कभी पटी और न ही आइंदा ही पटने की कोई आशा की किरण दिखाई दे रही है। आपके सामने आज मेरी जो दयनीय स्थिति है, उसके लिए मेरी चाची मालती देवी ही पूर्णतया जिम्मेदार हैं। यह सुनते ही शरद कुमार बोले, क्यों, आपकी चाची ने क्या किया? तब शालू बोली, सर, यह सब किया धरा मेरी चाची का ही है। उस नागिन के चलते ही मैं कहाँ से चलकर कहाँ आ पहुँची। इससे पहले कि आप इस बारे में मुझसे कोई और सवाल करें, लीजिए तनिक गौर से सुनिए, मैं आपको अपनी दुख भरी दास्तां सुनाती हूँ। इतना कहकर शालू बोली, चाचा जी नाराज़ रहते थे, इसलिए उनकी नाराज़गी तो समझ में आती है, किंतु चाची हम लोगों से सदा बोलती चालती रहती थी, इसलिए उस पर कभी लेश मात्र भी संदेह न हुआ। मैं उसे अपना ही मानती रही। हमने उसे कभी पराया न समझा। अब आपको क्या बताऊं, वह चुड़ैल इतनी खतरनाक निकली कि मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। उसने मुझे लाकर इस नर्कमय दलदल में धकेल दिया। उसे मुझ पर तनिक भी दया न आई। तत्पश्चात शरद बाबू बोले, हाँ हाँ बताइए, रुकिए मत, आगे क्या हुआ? मुझे अपनी परेशानी बेझिझक साफ साफ बताते रहिए, क्योंकि बीमारी को भली भांति समझने के बाद ही उसका बेहतर इलाज करना संभव है। अंततः शालू बोली, बाबूजी, आज 1 हफ्ता हो गया। एक दिन की बात है, मेरी चाची मुझसे बोली, शालू बेटी, क्या तुम्हें मालूम है कि काशी के विश्वनाथ जी की महिमा बड़ी अपरंपार है। उनके दर्शन से मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं। देश के कोने कोने से लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा वहाँ मानस संकट मोचन और दुर्गा मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। चाची ने मुझे इतना सब्ज बाग दिखाए कि मैं उनके साथ काशी आने को सहर्ष राजी हो गई। वशीकरण मंत्र की तरह बड़े स्नेह से मुझे अपने वश में करने के बाद चाची ने यहाँ आने के लिए अपना और मेरा रिजर्वेशन भी करवा लिया। हमें और हमारे माता पिता को पूरी तरह विश्वास में लेने के बाद वह मुझे लेकर बनारस आ गई। यहाँ आने के बाद उसने सर्वप्रथम मुझे भली भांति इधर उधर खूब घुमाया टहलाया। उसने जी भर विश्वनाथ, मानस, संकट मोचन और दुर्गा मंदिर दिखाया। मुझे खुशी मिली। सोचा ईश्वर दर्शन से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। वह फिर बोली, 1 हफ्ते तक काशी घूमने के बाद जब हमारे वापसी का समय आया तो आज सुबह सफ़र के अंतिम दिन चाची धोखे से मुझे लेकर यहाँ आ गई। यहाँ लाकर मुझे इस कोठे की स्वामिनी शांताबाई के हवाले कर गई। यह भी हो सकता है
है कि उस दुष्टा ने मुझे उनके हाथों बेच दिया हो, मुझे इस नर्क में ठेलकर शायद वह अकेले कोलकाता वापस चली गई। अब आप ही बताइए मैं इस दलदल से कैसे निकलूं? आप मेरी जितनी मदद कर सकते हैं कृपया कीजिए, मेरा जीवन नर्कमय बनने से बचा लीजिए। मैं आपका यह उपकार जीवन भर न भूलूंगी। यहाँ आकर मुझे ज्यों ही ज्ञात हुआ कि मेरी बैरी चाची ने अपना पुराना बदला लेने की खातिर मुझे इस वैश्यालय में लाकर बेच दिया है, मैं छटपटा कर रह गई। मैंने यहाँ से निकल भागने का काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन सब व्यर्थ। शिकारी के मजबूत जाल में फंसे मृग को पंख कटे हुए पक्षी की भांति तड़प कर रहना पड़ा। बाहर जाने का कोई रास्ता ना पाकर मैं सोचने लगी, वह कमबख्त मेरी चाची है या कोई दुश्मन। उसने यह भी ना सोचा कि उसके इस काले कारनामे का भांडा फूटने पर क्या होगा। वह कलकत्ता जाकर मेरे माँ बाप से क्या कहेगी? क्या लोग इतने बेवकूफ़ हैं जितना कि वह सोचती है? क्या लोग उसे शक की नज़र से नहीं देखेंगे? क्या वे उस पर उंगली नहीं उठाएंगे? क्या मेरे जन्मदाता माता पिता उसकी बात पर सरलता से यकीन कर लेंगे? क्या उन्हें इस पर संदेह न होगा? क्या वे बड़ी आसानी से मान लेंगे कि उनकी बेटी बनारस की भीड़ भाड़ में गुम हो गई? मेरा दिन तो किसी प्रकार सोचते विचारते गुजर गया। उसके बाद शाम हो गई, धीरे धीरे रात होने को आ गई। सायंकाल होते देख मेरे दिल की धड़कनें यकायक तेज़ हो गईं। मेरी हालत ऐसी हो गई मानो मेरा दम ही निकल जाएगा। मैं सोचने लगी कि क्या मेरे भाग्य में यही बदा है, कुछ देर में ही मेरे संग न जाने क्या होगा। यहाँ मेरा दम घुट रहा है, जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। हृदय को झकझोर कर रख देने वाली शालू की आप बीती कहानी सुनते ही शरद बाबू कुमार का विवेक जाग गया। वह कोठे पर जाने का अपना मकसद भूलकर धर्म कार्य में जुट गए। उनकी दहकती कामाग्नि चंद क्षणों में शीतल हो गई। उनका कलेजा पिघल गया। उन्माद पर विवेक को विजय मिली। उन्होंने शालू को बचाने का ठान लिया। वह बोले, शालू देखिए, आप चिंता ना कीजिए, तनिक धैर्य रखिए। मुझे अपने माता पिता का फ़ोन नंबर और पता दीजिए, मैं उनसे बात करके आपको यहाँ से बाहर निकालने के बारे में बात करूँगा। शालू ने उन्हें अपने माता पिता का पता और फ़ोन नंबर बता दिया। शरद साहब ने जब शालू के माँ बाप से कलकत्ता बात किया तो उन्हें मालूम हुआ कि शालू की चाची मालती अपनी भोली भाली मासूम भतीजी को बेचने के बाद अकेले कलकत्ता लौट गईं। वहां जाकर उन्होंने शालू के माता पिता के पूछने पर उन्हें बताया कि शालू भीड़ में न जाने कहाँ खो गई, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। वह बोली, शालू कोई दूध पीती बच्ची नहीं है बल्कि बड़ी है। पैसे उसके पास हैं ही, 2-4 दिन बाद वापस आ जाएगी। अगर वह वापस ना आई तो समझ लीजिए कि हो सकता है उसका कोई प्रेमी होगा जिसके बारे में हमें पता ना रहा हो और वह हमारे साथ ही बनारस तक चला आया हो। भीड़ भाड़ में मौका देखकर वह शालू को लेकर उड़ गया हो और किसी मंदिर में जाकर दोनों ने विवाह कर लिया हो। यदि ऐसा हुआ है तो समझिए शालू का लौटना असंभव है। यह सुनना था कि शरद बाबू अपना परिचय देते हुए उनसे बोले, देखिए, शालू की चाची ने आप लोगों को जो भी कुछ बताया है वह सब एकदम मनगढ़ंत और सफ़ेद झूठ है, बल्कि यह समझिए कि कोरी बकवास है। सच तो यह है कि उसने आपकी बेटी शालू को आप लोगों से दुश्मनी का बदला लेने के लिए यहाँ के कोठे पर बेच दिया है। हेमंत जी, पुलिस में रिपोर्ट लिखाकर सबसे पहले उसे गिरफ्तार करवाइए, उसके बाद पुलिस लेकर यहाँ आइए और शालू को सकुशल ले जाइए। अगर आप लोगों ने विलंब किया तो वह बेचारी फिर कभी इस कीचड़ से उबर ना पाएगी। अंततः शालू के पिता हेमंत मुखर्जी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि शरद बाबू ने कहा था। पति पत्नी पुलिस के साथ यहाँ आकर शालू को वापस ले गए। उसकी चाची मालती गिरफ्तार करके जेल भेज दी गई। जैसी करनी वैसी भरनी, उसे भी अपनी करनी का फल मिल गया था। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कहानी पढ़ने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।